नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम नेक्स्ट सेशन लेके आ रहे हैं डॉक्टर निधि जैन के साथ में, जिस पे हम आज डिस्कस करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। बेसिकली यूट्राइन फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, कब कब होते हैं, इनके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किन किन केसेस में हमें इसके लिए घबराना चाहिए या किस किस केस में हमें बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहिए। आज इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर निधि को इनवाइट करते हैं, जिन्होंने आज हमें अपना कीमती टाइम दिया है। डॉक्टर निधि काफी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आज मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। डॉक्टर निधि मैम, प्लीज वेलकम एंड ज्वाइन अस। आज आप हमें बताइए कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं, और आज डिटेल में आप इनके बारे में हमें बताइए ताकि हम अपने व्यूअर्स को अवेयर कर सकें। प्लीज मैम ज्वाइन अस। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो आज हमारा टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी और कुछ जो पेशेंट्स के मन में गलतफहमियां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगी। फाइब्रॉइड्स बेसिकली, जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम रसौली बोलते हैं, ये बच्चेदानी की गांठ है जो कि कभी भी किसी भी लेडी को रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो सकती है। काफ़ी बारी ये बिनाइन होते हैं, कुछ केसेस में कैंसर होता है, बट वो बहुत ही रेयर होता है। और ये 3 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ है। 40% पॉपुलेशन में फाइब्रॉइड्स कभी भी हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए ट्रीटमेंट कब चाहिए वो हम पेशेंट को चेक करके बताते हैं। जी तो मैम, ये बेसिकली किन किन को हो जाता है, किस किस एज में होते हैं, थोड़ा सा आप बताएं प्लीज। फाइब्रॉइड्स बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं और ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी का एक हार्मोन है जो अगर एक्सेस में है तो फाइब्रॉइड होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये किन किन पेशेंट्स में होता है, स्पेशली जिनका थोड़ा वजन ज़्यादा हो या जिनको PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम हो, या जिन जिन पेशेंट्स में एक बारी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई पूरी उनके लाइफ टाइम में, या जिन पेशेंट्स में पीरियड्स जल्दी उम्र में शुरू हो गए और मेनोपॉज लेट आया, इन पेशेंट्स में ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। प्लस अगर कुछ केसेस में फैमिली हिस्ट्री है जिनकी मदर को फाइब्रॉइड है, तो उन केसेस में जैसे देखा गया है कि डॉटर को भी होने का चांस रहता है। प्लस फाइब्रॉइड्स का एसोसिएशन हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के साथ भी देखा है। मैम, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, बेसिकली कैसे पता लगता है कि हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड है, इसके लिए हमें टेंशन लेनी है, क्या करना है, किसे दिखाएं? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि ये 40% पॉपुलेशन में होते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो उसमें भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रूटीन चेकअप में कोई अल्ट्रासाउंड कराते हो और उसमें फाइब्रॉइड निकलता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए सर्जरी करी जाए। तो पेशेंट्स जो है हमारे पास जब सिम्टम्स के साथ आते हैं, उसमें उनको प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें कि उनको पेट में भारीपन लगता है, पेट बढ़ने लगता है, नीचे की तरफ उनको हैवीनेस लगती है क्योंकि यूट्रस बढ़ जाता है साइड में, या उनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो फाइब्रॉइड यूट्रस के आसपास स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर रहा है। अगर यूरिनरी ब्लैडर को प्रेस कर रहा है तो उनको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है, या यूरिन बहुत जल्दी जल्दी पास करना पड़ सकता है। अगर वो पीछे की तरफ रेक्टम को प्रेस कर रहा है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उन्हें मोशन पास करने में तकलीफ हो सकती है। दूसरा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत हो सकती है, या स्पॉटिंग जो पूरे महीने तक चलती रहे और बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनसे यूजुअली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम फिर उनकी आगे जांच करते हैं। तो क्या मैम, सारे फाइब्रॉइड्स बेसिकली क्या कैंसरस होते हैं? ये सारे फाइब्रॉइड्स किन केसेस में हम कहेंगे कि इनको कैंसर है? सारे फाइब्रॉइड्स कैंसरस नहीं होते। कितना परसेंट इनको रिस्क होता है? लेस देन 1 in 1000 है रिस्क ऑफ कैंसर। और कैंसर है कि नहीं वो तो हम फाइनली जब हम फाइब्रॉइड की बायोप्सी करते हैं तभी बता सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड में या जैसे हम MRI करते हैं उसमें हमें अगर थोड़ा भी सस्पिशन है तो हम पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। लेकिन जनरली जो लो रिस्क पेशेंट्स हैं जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो उनमें कैंसर एकदम डायरेक्टली सोचना ठीक नहीं है। जी
दूसरा हम आते हैं फाइब्रॉइड्स की कॉम्प्लिकेशंस पे, कि फाइब्रॉइड्स की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो फाइब्रॉइड्स, जैसे मैंने बोला, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम कर सकते हैं या रेक्टम में प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट को अनीमिया हो सकता है, जिस वजह से उनको हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद अगर फाइब्रॉइड ट्विस्ट हो जाता है एकदम, कभी कभी जो पेडंकुलेटेड सबसीरियस फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स में सडन पेन हो सकता है। ऐसे केसेस में हमको एकदम से इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ सकती है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकती है प्रेग्नेंट होने में। अगर प्रेगनेंसी में उनको दिक्कत आ रही है, कभी कभी फाइब्रॉइड्स की लोकेशन के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो इनफर्टिलिटी हो सकती है फाइब्रॉइड्स की वजह से। या उनको पीरियड्स में जैसे प्रॉब्लम हो रही है, उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्रेगनेंसी में उन पेशेंट्स को एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का रिस्क रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको थ्रेटेंड प्री टर्म का रिस्क रहता है, मतलब उनको डिलीवरी जल्दी हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी अगर फाइब्रॉइड ऐसी लोकेशन पे है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो हमें पेशेंट का सिजेरियन करना पड़ सकता है। डॉक्टर दीक्षित, आपका माइक ऑन करिए। मैम, मैं पूछ रहा था किन किन केसेस में हमें इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और किन किन केसेस में हमें इसके लिए लाइक प्लान करना चाहिए कि आगे कितना डरना, इसके लिए डरना है कि हमें, या इसके लिए हम टेंशन फ्री रह के प्लान करें। प्लीज मैम। हम सबसे पहले तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पहले मैं वो बताती हूँ। तो पेशेंट को सबसे पहले हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। जब हम पेशेंट को चेक करते हैं और हमको उसमें सस्पिशन होता है कि फाइब्रॉइड है, तब हम उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमको फाइब्रॉइड दिख जाता है एंड उसमें हमको आइडिया लग जाता है कि फाइब्रॉइड किस टाइप का है, फाइब्रॉइड कितना बड़ा है, कहाँ है, और उसकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, और उसका आगे सर्जरी कैसे प्लान करना है। कुछ केसेस में हमको एमआरआई भी कराना पड़ता है। एमआरआई से हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि फाइब्रॉइड किस टाइप का है। उसको हम एडिनोमायोमा से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एमआरआई में। एंड हमको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि वो कैंसरस अगर है तो हमको एमआरआई में पता चल सकता है। अगर हमको ज़रा भी कैंसर का शक है तो हम एमआरआई के बाद पेशेंट के ट्यूमर मार्कर्स भी कराते हैं। अब किन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? हर पेशेंट में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट का फाइब्रॉइड छोटा है साइज़ में और उसको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइब्रॉइड की वजह से, जो जो सिम्टम्स मैंने बताए, तो उन पेशेंट्स में हमको सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस को हम सिर्फ फॉलोअप कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉलोअप में हमें ये दिखता है कि फाइब्रॉइड बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है साइज़ में, तो देन इट नीड्स टू बी ट्रीटेड, क्योंकि एक रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रॉइड कैंसरस हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर फाइब्रॉइड काफ़ी बड़ा है साइज़ में फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उसको डेफिनेटली ट्रीटमेंट चाहिए। मतलब अगर सपोज 6 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है तो हमको वो डेफिनेटली निकालना चाहिए, तो उन केसेस में हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। और अगर छोटे फाइब्रॉइड के साथ भी पेशेंट को काफ़ी सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसमें कि मरीज़ को पेन है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, उसको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रही है, या फाइब्रॉइड की वजह से उसको अबॉर्शंस हुए पहले, तो उन केसेस में भी हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। नाउ ट्रीटमेंट, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही लें। और हर केस में क्योंकि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो डॉक्टर जब तक ना बोले आपको अननेसेसरी सर्जरी नहीं करनी चाहिए। सो मैम, इसके लिए कोई इफेक्टिव दवाई भी है कि हम ये ले और फाइब्रॉइड ठीक हो जाए? हाँ, दवाइयाँ भी हैं फाइब्रॉइड के लिए। आजकल बहुत नई नई मेडिसिन आ रही हैं जो कि फाइब्रॉइड का साइज़ कम करने में हेल्प करती हैं, और वो दवाइयाँ हम यूज़ कर सकते हैं। वो दवाइयाँ साथ साथ पीरियड्स की प्रॉब्लम को भी रेगुलेट कर सकती हैं, तो हमारे दोनों काम हो जाते हैं। ब्लीडिंग भी ठीक हो जाती है एंड फाइब्रॉइड को भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन हर तरह की दवाई हम हर पेशेंट में नहीं दे सकते, और ये ज़रूरी नहीं है कि एवरी मेडिसिन विल वर्क इन एवरी पेशेंट। तो ये हो सकता है कि कुछ दवाइयों से कुछ मरीजों को फ़ायदा हो, कुछ को ना हो, वो हमको थोड़ा सा ट्राई करके देखना पड़ता है। दूसरा, इन दवाइयों से लिवर
को भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, तो हमको रेगुलरली पेशेंट का लिवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। तीसरा, पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम पेशेंट को दवाई देते हैं तो हर 3 से 6 महीने में उसका एक अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि हमारी दवाई इफेक्टिव है या नहीं। और अगर हमको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम वो दवाई 6 महीने के बाद स्टॉप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं एक बताना चाहती हूँ कि जब बहुत यंग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास फाइब्रॉइड्स के साथ, तो उन पेशेंट्स में हम मेडिसिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं दे सकते, क्योंकि फाइब्रॉइड एक एस्ट्रोजन डिपेंडेंट बेनाइन ट्यूमर है, कैंसरस इन अ फ्यू केसेस। सो जब तक पेशेंट का मीनोपॉज नहीं आएगा, वो फाइब्रॉइड ग्रो करता रहेगा साइज में। मीनोपॉज मतलब पीरियड रुकने का टाइम जब तक नहीं आएगा। तो अगर कोई बहुत यंग पेशेंट हमारे पास आती है, उसको हम 10 साल तक दवाई नहीं दे सकते, तो हमको ये रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना पड़ता है हर पेशेंट में कि किसमें बेनिफिट होगा, किसमें नहीं होगा। जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं दवाइयों के लिए वो होते हैं जो कि मेनोपॉज की तरफ जा रहे होते हैं, 40 साल से ऊपर होते हैं, जिनमें एकदम सीवियर सिम्टम्स नहीं हैं, और उन पेशेंट्स में हम सर्जरी बचा सकते हैं। जी मैम, सो बेसिकली इनके लिए ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, लेकिन सेलेक्टिव केसेस के लिए होता है। हाँ, तो वो डॉक्टर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट्स कई बार ये सोचते हैं कि दवाइयाँ तो हैं, तो आप मेरी सर्जरी क्यों कर रहे हो? तो पेशेंट को ये समझना पड़ेगा कि हर पेशेंट उसके क्राइटेरिया में फिट नहीं होता। हमको एलिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, किन पेशेंट्स को हम दवाइयाँ दे सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। सर्जरीज क्या-क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। 2 टाइप की सर्जरीज हैं। एक तो होती है जिसमें हम केवल फाइब्रॉइड निकालते हैं, जिसको मायोमेक्टमी बोलते हैं, और एक होती है जिसमें हम पूरा यूट्रस निकालते हैं, जिसको हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं। मायोमेक्टमी हम उनमें एडवाइस करते हैं जिन पेशेंट्स में जो यंग पेशेंट्स हैं और जो अपना यूट्रस बचाना चाहते हैं, और जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, जिनको आगे बेबी चाहिए। जो पेशेंट्स 40 ईयर्स से ऊपर हैं, जो फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं और जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, उन पेशेंट्स में हम हिस्टेरेक्टमी एडवाइस करते हैं। जी मैम, एक सवाल और था कि ये जेनेटिक भी होता है क्या? ये मदर से डॉटर को ये देखा गया है कि 20 to 30% केसेस में कुछ जेनेटिक कंपोनेंट होता है, और जिन मदर्स को फाइब्रॉइड है उनकी डॉटर्स को थोड़ा रिस्क है, लेकिन क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है तो हम इसके लिए स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं करते, बट हाँ, थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट इसमें है। सो अगर लाइक किसी यंग फीमेल को टीनेज के बाद यूजुअली आप कह रहे हैं कि ये होता है 90 या अर्ली, सो अगर उनको कब से इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर हमारे पास क्या ये उनको कहीं आगे जाके दिक्कत करने वाला है किसी तरह की? हाँ, अगर हमारे पास यंग पेशेंट आती है, जैसे 18-20 साल की लड़की आती है जिसको फाइब्रॉइड है, और अगर वो फाइब्रॉइड काफ़ी बड़ा है, जो कि उसकी डेली लाइफ में उसको प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी डेली एक्टिविटी में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमको उसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि आगे जाके जब वो बेबीज प्लान करेगी शादी के बाद, तो उसमें फिर उसको प्रॉब्लम होएगी फाइब्रॉइड के साथ। तो अगर हम फाइब्रॉइड उसका निकाल देते हैं, तो आगे जाके प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है। जी, एक और मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए हमने ट्रीटमेंट ले लिया इसका, या कोई सर्जरी हमने करा ली, तो क्या उसके बाद भी दोबारा हो जाता है फाइब्रॉइड? हाँ जी, रिकरेंस फाइब्रॉइड में देखी गई है। अप्रॉक्सीमेटली 30% केसेस में ये दोबारा से हो सकते हैं, क्योंकि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो, एक तो मैंने बताया हार्मोन डिपेंडेंट है, तो जब बॉडी में एस्ट्रोजन रहेगा तब तक फाइब्रॉइड दोबारा वापस आ सकते हैं। दूसरा, फाइब्रॉइड छोटे-छोटे सीडलिंग फाइब्रॉइड्स भी होते हैं यूट्रस में, तो जब हम सर्जरी करते हैं तो सारे फाइब्रॉइड्स हो सकता है हम ना निकाल पाएँ। बहुत छोटे 1 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड्स अगर अंदर रह जाते हैं और पेशेंट के बाद फॉलोअप में नहीं आता, कोई मेडिसिन नहीं लेता उसके बाद, तो ये जो सीडलिंग फाइब्रॉइड्स हैं, ये 1 डेढ़ साल में बड़े होके फिर प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसीलिए
जो इम्पोर्टेंस है फॉलोअप की वो बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट को सर्जरी के बाद हम बुलाते ही हैं, लेकिन उनको हर 3 महीने में चेकअप के लिए आना चाहिए। मैम हमारे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए हैं जिनमें उनके कुछ सवाल हैं, मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और बाकी सभी से भी मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जिसने भी अपने सवाल पूछने हैं जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। हम लोग मैडम से अभी लाइव ही उनका आंसर ले लेंगे और कुछ जो सवाल हम जवाब नहीं दे पाएंगे उनका हम बाद में आपको रिवर्ट करेंगे। सो मैम एक हमारा सवाल आया है, गरिमा मैडम ने पूछा है हमसे कि कैन फाइब्रॉइड बी ट्रीटेड ओनली विद मेडिसिन? हाँ जी, फाइब्रॉइड्स जैसे मैंने बताया मेडिकल ट्रीटमेंट फाइब्रॉइड्स के लिए है, लेकिन मेडिसिन जो हम लेते हैं पूरी तरह फाइब्रॉइड को ख़त्म नहीं करती। फाइब्रॉइड को कंट्रोल में रखती है, जिससे कि फाइब्रॉइड एकदम रैपिडली ग्रो ना करे और उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो, और पेशेंट के पेन की और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम भी थोड़ी कम हो जाती है। सर्जरी श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट है जिसमें हम फाइब्रॉइड डेफिनेटली निकाल ही देते हैं, तो इसीलिए सर्जरी के बाद भी क्योंकि सीडलिंग फाइब्रॉइड्स वापस आ सकते हैं और क्योंकि मेडिसिन से भी हम पूरी तरह फाइब्रॉइड्स को ट्रीट नहीं कर सकते, पेशेंट को फॉलोअप में रहना बहुत जरूरी है। एक और सवाल हमारा था मैम, हाँ जी, कि फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी कितना करते हैं? हाँ, फाइब्रॉइड जो है अगर वो सबम्यूकस टाइप के हैं, इनफर्टिलिटी में इनका कोई रोल है? हाँ, फाइब्रॉइड अगर सबम्यूकस टाइप का है, मतलब अगर वो यूट्रस की कैविटी के अंदर है, तो वो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम करता है, जिसमें कि बेबी नहीं इम्प्लांट हो पाता, द एम्ब्रियो इज नॉट एबल टू इम्प्लांट इन द यूट्रस। तो ऐसे केसेस में भी अर्ली अबॉर्शंस हो जाते हैं या इनफर्टिलिटी होती है, या अगर फाइब्रॉइड एकदम फलोपियन ट्यूब के जंक्शन पे है तो फिर वैसे ही स्पर्म मोटिलिटी में प्रॉब्लम होती है। तो इनफर्टिलिटी में इनका रोल है, एंड लेकिन वही है, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द कंट्री। तो हम पहले पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एंड देन वी फाइंड आउट कि क्या वो एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा है, एंड देन वी गो अहेड एंड डू अ सर्जरी ओनली इफ रिक्वायर्ड। हर तरह के फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी नहीं करते, लेकिन कुछ कर सकते हैं। था मैम हमारे व्यूअर का कि फाइब्रॉइड बनते क्यों है, ये फाइब्रॉइड्स बनते क्यों हैं? क्या कोई खाने पीने की चीजों से होता है? फाइब्रॉइड्स एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, जो कि हमारे यूट्रस में कभी भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए, ओबेसिटी और अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, देन नॉट हैविंग अ प्रेगनेंसी एट ऑल इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, दीज आर द थिंग्स जिनकी वजह से एस्ट्रोजन थोड़ा सा इम्बैलेंस में रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन ना होने के कारण स्पेशली पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखी गई है, तो ऐसे केसेस में फाइब्रॉइड्स ज़्यादा हो सकते हैं। और क्योंकि थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट होता है, जैसे ये देखा गया है कि जो अफ्रीकन पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं फाइब्रॉइड्स, इंडियन पेशेंट्स से बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, एंड रैपिडली ग्रो भी करते हैं। तो थोड़ा सा किस रेस, किस एथनिसिटी से हम डील कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एक और सवाल में हमारा था कि क्या इसके लिए कोई लेजर ट्रीटमेंट भी है? हाँ जी, लेजर ट्रीटमेंट है, वो उसमें एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड आता है, जिसमें कि हम इस फाइब्रॉइड को गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अभी तक इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, और वो अभी भी रिसर्च में है। सो दैट इज़ देयर। दूसरा एक होता है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसमें कि हम सर्जरी या सच नहीं करते, लेकिन हम यूट्राइन आर्टरी को एम्बोलाइज कर देते हैं, मतलब उसकी फाइब्रॉइड की जो ब्लड सप्लाई है उसको हम कट ऑफ कर देते हैं, जिससे वो ग्रेजुअली श्रिंक हो जाता है साइज में। तो अब किस पेशेंट में क्या यूज़ करना है वो हमको देखना पड़ता है, एंड हर चीज़ के कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, तो वो हम पेशेंट को पहले बताते हैं। मैम जैसा कि आपने हमें बताया, आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हमें बताया था इसके लिए, और हमने आपके बारे में काफी सुना है कि आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी करते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में जानना चाहूंगा कि यूट्राइन फाइब्रॉइड में वो आप
कितना किस तरह से हम कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव रहता है और क्या रहेगा? सर्जरीज हम फाइब्रॉइड में कर सकते हैं और उसमें हम जैसे हम ओपन सर्जरी में फाइब्रॉइड निकालते हैं, मेथड वही होता है, केवल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स और हमारी एक्सेस डिफरेंट होती है। लेकिन उसमें एक चीज़ हमको ये समझनी है कि लैप्रोस्कोपी में हमको फाइब्रॉइड को मॉर्सलेट करके निकालना पड़ता है, मीन्स उसको छोटे छोटे पीसेस में पीस मील कट करके निकालना पड़ता है। सो थोड़ा सा एक ये आजकल जो रिस्क है जो कि हमारे को प्रॉब्लम करता है वो ये है कि अगर 1% भी इस फाइब्रॉइड में कैंसर का चांस है तो मॉर्सलेशन से वो कैंसर पूरे पेट में फैल सकता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके हम फाइब्रॉइड्स लैप्रोस्कोपी से तो करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट विलिंग है तो ओपन सर्जरी भी हम करते हैं। केवल लैप्रोस्कोपी करें ऐसा नहीं है। थैंक यू मैम। सो बेसिकली मैम मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि टेक होम मैसेज में आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स अगर किन्हीं माताओं को, किन्हीं बहनों को अगर होता है और उनको डायग्नोस होता है तो उन्हें किस तरह से घर पे ही कितना उन्हें सोचना चाहिए उसके बारे में, और कैसे एक टेक होम मैसेज आप उनको रिवील कीजिए। हाँ जी, तो टेक होम मैसेज में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर पेशेंट्स को कोई भी सिम्टम्स हैं जैसे मैंने बताए तो उनको डेफिनेटली चेकअप के लिए आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स ब्लीडिंग जब तक बहुत ज़्यादा नहीं हो जाती, एनीमिया बहुत सीवियर नहीं हो जाता तब तक चेकअप के लिए नहीं आते, जो कि गलत है। तो अर्ली ट्रीटमेंट लें और डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं एंड इफ़ वी फील कि फाइब्रॉइड है तो हम उसके अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। लेकिन ये दिमाग में रखना ज़रूरी है कि हर फाइब्रॉइड में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है एंड हर फाइब्रॉइड में कैंसर नहीं होता। बस यही 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि पेशेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि मुझे फाइब्रॉइड हो गया अब तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी, व्हिच इज़ नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया। बहुत जल्दी ही हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे किसी नए टॉपिक पे और अपने एक नए डॉक्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।